Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's lecture is about primary trauma and acute head injury. My name is Dr. Yusuf Lakdawala. I'm professor of surgery, head of department, and this is a new sort of experience of just giving a commentary about the lecture. So let's begin with this. So let us see that what we have to tell about the trauma and how to introduce the trauma. Our objectives is, at the end of the lecture, the students should be able to gain an understanding of, obviously, the definition of trauma, the importance of time in trauma, how to assess a trauma problem, and how to respond to a trauma problem, and the value of planning. बड़ा important lecture है ये, और अगर आप देखें तो पता चले कि भाई कि ट्रामा जो है ये कितनी ज़्यादा जाने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले जाता है, और आपने रोज़ाना सुबह से शाम तक हज़ारों ख़बरें टीवी पे दोस्तों से, रिश्तेदारों से और किसी भी ज़रा अबलाग से सुनते होंगे अबाउट ट्रामा कि इसको चोट लगी, इसको ये हुआ वो हुआ और उसकी जान चली गई। और डेफिनेशन ऑफ ट्रामा, तो क्या ट्रामा से आपकी क्या मुराद है? तो यू मस्ट बी नोइंग इट कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रामा। ट्रामा मीन्स दैट किसी भी चीज़ का कोई चोट लगना या डेफिनेशन उसकी हम अगर दें तो पता चले कि इट इज़ अ कॉज, इट इज़ द डैमेज टू द टिश्यू। फिर टाइम की क्या अहमियत होगी? टाइम की ये अहमियत होगी कि जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट मुहैया की जाए। और असेसमेंट की क्या अहमियत होगी? असेसमेंट की अहमियत होगी कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम जल्द से जल्द देखा जाए कि कैसा क्या कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना जल्दी हमें इसके एड्रेस करना चाहिए और रिस्पांस कैसे देना चाहिए, और फिर उसकी प्लान करके कितना जल्दी उसको हॉस्पिटल या नज़दीकी मरकज़ में पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ ट्रामा? ट्रामा इज़ द स्टडी ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फिजिकल इंजरी। अरे यार, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तो दिल का तोड़ना जो है वो कोई ज़ाहिरी दिल को तोड़ना नहीं होता, वो तो हमको पता ही है कि जिस तरह ये आपका इमोशनल दिल तोड़ना है। लेकिन यहाँ जो दिल तोड़ना है हमारा सर्जरी में वो यही है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फिजिकल ट्रामा। किसी ने किसी को छुरी मार दी, गोली मार दी, किसी ने कोई लात मार दी, तो यहाँ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फिजिकल इंजरी होगा इसे हम ट्रामा कहेंगे। Injury is the adverse effect of the physical force upon a person. There are a variety of forces that can lead to injury, including thermal, ionizing radiation and chemical. किसी भी कोई फिजिकल फोर्स है, किसी ने हमें ज़ोर से जो है मारा किसी ने, या फिजिकल फोर्स लगी किसी भी वजह से, कोई किसी ने हिट किया या कार है, या कोई मैकेनिकल फोर्स लगी किसी काइनेटिक एनर्जी के ऑब्जेक्ट की वजह से, तो वो इंजरी कॉज कर सकती है क्योंकि उसने वो मोमेंटम गेन किया, जो आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं। और दूसरा उसकी वजह यही है कि इंजरी जो है वो थर्मल आयोनाइजिंग रेडिएशन या केमिकल एनर्जी की वजह से हो। मोस्ट कॉमन फोर्स जो हम बात करेंगे इसमें ट्रामा में वो है मैकेनिकल फोर्स। ये देख रहे हैं आप, आजकल जिस तरह रोज़ाना खबरें आती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मास डिज़ास्टर्स होते हैं, तो यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है? मैकेनिकल फोर्स। छत बैठ गई, मास डिज़ास्टर हुआ, लोग जो है वो दब गए नीचे। अभी जिसका टर्की में आपने देखा, तमाम के तमाम लोग जो है वो इस तरह दब गए। तो अब दबने की वजह से ये देखा आपने कि ये सारे के सारा फिज़िकल फोर्स लगी और यहाँ ट्रामा हुआ, और इस ट्रामा में ने क्या किया, बहुत सी जानें या तो ज़ाया हुई या इंजरी हुई। अब उस इंजरी के अंदर आपके पास जब ये केसेस आएंगे तो डिफरेंट वैरायटी की इंजरी होंगी, जिसमें टाइम का फैक्टर होगा और साथ साथ बहुत सारे जो है फैक्टर होंगे जो आपका। ये दूसरा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। आप लोग आते हैं मोटरवे से, आप लोग आते हैं ट्रेन से, प्लेन से, एक सिंपल देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये देखिए पूरे का पूरा इंजन तबाह, इतना ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ। और ये डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंजरी फ्रॉम स्कल टू द टो, it can cause different varieties of injury.
नाउ डेफिनेटली जब पूरी दुनिया में इतने 8 अरब लोग हैं तो बाहर भी निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, जंगें होंगी, तो ट्रामा विल बी addressed as a public health problem, and it is definitely a serious health problem and a leading cause of death and disability in the first 4 decades of life. क्यों? बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई भी इसी में करते हैं, फौजी भी इसमें ज़्यादा भर्ती होते हैं इसी 4 decades में, 20-30 की एजेस में, और बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर निकल के काम करने वाले होते हैं, लड़ते हैं या घूमते फिरते हैं, गाड़ियों में जाते हैं. एंड दूसरी जो है, इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ओवरऑल. पहले दो जो हैं वो फर्स्ट क्या हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और दूसरा कैंसर और तीसरा ट्रामा. चौथा एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बुक बताती है वो ये है कि फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स आर ऑल्सो एन इंक्रीजिंग बर्डन. यानी कि औरतों में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसे हम कहते हैं फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स. ये एक अलग टॉपिक है, वो कभी फिर इंशाल्लाह बात करेंगे. जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन ट्रामा एंड आइडेंटिफाइंग फीचर इन द स्टडी ऑफ ट्रामा इज टाइम. जितना जल्दी टाइम पे आपने ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट के बचने के और अच्छा होने के चांसेस बेहतर होंगे. जितना आपने उसको डिले किया, गोल्डन पीरियड आपका ख़त्म होता जाता है. गोल्डन पीरियड क्या होता है कि फर्स्ट 6 आवर्स जो ट्रीटमेंट के जो ट्रामा से डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते होता है वो these are first 6 hours. Time 0 is the person patient to the normal baseline. Then injury and timeline reveals that things change. Inflammation set in होता है, इन्फेक्शन आता है, उसकी पेशेंट का रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं. Time also plays a role in how you deal with different sort of injuries, major or minor. डॉक्टर का इफेक्ट, पहले पैरामेडिक्स का उसके ऊपर असर, ये तमाम चीज़ जो है ये अफेक्ट करती है इन द टाइम इन द ट्रामा मैनेजमेंट. एंड देन टाइम के साथ साथ इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट, असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड ट्रीटमेंट. ये तमाम फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. सो अब टाइम के साथ साथ देखते हैं हम कि कैसे पेशेंट्स मर जाते हैं. ट्रामा के पेशेंट्स कुछ सेकंडों में मर जाते हैं. जैसे किसी के अचानक से पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तबाह हो गया, या इतना ज़ोर से चोट लगी कि पिचक गए बिल्कुल किसी मलबे के नीचे, या हार्ट या ग्रेट वेसल्स पूरे के पूरे पिचक गए, तो फ़ौरन के फ़ौरन आदमी कुछ आप कर ही नहीं सकते, और वो अल्लाह की तरफ से जो उसकी मौत हो गई. 50% डेथ इस तरह हो गई. कोई एक आदमी जो है इतनी ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ कि जिस तरह एक ट्रक जो है वो उलट गया एक किसी गाड़ी के ऊपर, आप कुछ नहीं कर सके, पूरे के पूरे लोग उसके नीचे दब गए, एंड इट इज़ ऑल डन. फिर दूसरी जो है वो होती है कुछ 1 to 2 आवर्स में. कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जो कि हेड इंजरी हुई, चेस्ट एब्डोमेन हुई, फ्रैक्चर्स हुई, एंड जिसमें लार्ज ब्लड लॉस हुआ, और 35% ऑफ दैट्स उस 1 to 2 आवर्स में होती है. यही एक जगह है जहां डॉक्टर और पैरामेडिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि एक्यूट इंजरीज को रिससिटेट करके. तो तीसरी चीज़ जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप रोल अपना प्ले करेंगे वो है डेज टू वीक्स के अंदर, जिसमें सेप्सिस ऑफ ऑर्गन फेलियर आता है, जो कि अलग एक शॉक के टॉपिक के अंदर आएगा. अब रिसर्च करते 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 साइंसदानों ने जो है वो एक सिस्टम बनाया है जिसको कहते हैं हम PTC सिस्टम और द प्राइमरी ट्रामा केयर सिस्टम. ये प्राइमरी ट्रामा केयर सिस्टम है क्या? एक सिस्टम बनाया उन्होंने कि भाई हर एक को जब भगदड़ मचती है, एक बहुत ज़्यादा, से फॉर एग्ज़ाम्पल बम ब्लास्ट हुआ, या किसी जगह छत गिर गई, या किसी जगह जो है वो एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में आने तक एक पूरा सिस्टम बनाया जाए और उसको एक तरीके से चलाया जाए, और कौन से मरीज़ को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि वो तमाम मरीज़ों को ट्रीटमेंट भी मिल सके, और जिसके ज़्यादा बचने के चांस हैं उसको फ़ौरन बचा लिया जाए, और जिसके कम बचने के चांस हैं या जो ऑलरेडी मर चुका है उस पर टाइम ज़ाया ना किया जाए. इसी चीज़ को कहते हैं नंबर 1 ट्राइज और ट्रियाज या व्हाटएवर. नंबर 1. नंबर 2, इसके बाद हम करते हैं प्राइमरी सर्वे,
ऊपर से लेकर नीचे तक पहले देखते हैं पेशेंट को और साथ साथ ट्रीटमेंट भी देते जाते हैं। ये नहीं कि देखते ही चले गए और उस वक्त पेशेंट जो है वो डेथ हो गई। सेकेंडरी जो होता है, फिर सेकेंडरी सर्वे होता है, वापस देखते हैं मरीज़ को, इसी दौरान स्टेबलाइज करते हैं। फिर अगर हम समझते हैं कि यहाँ इस हॉस्पिटल में या इस सेंटर में इसका इलाज नहीं हो सकता, तो स्टेबलाइज करके उसको प्रॉपर डेफिनेटिव केयर के ज़रिए टर्शरी केयर हॉस्पिटल या सेंटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ उसको डेफिनेटिव केयर मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्राइएज है जो हम करते हैं, जो कि फ़ौरन से फ़ौरन पेशेंट को एक इम्पॉर्टेंट केयर दी जाती है ड्यूरिंग उसकी असेसमेंट की। यानी कि उसको देख के पहले ये देखा जाता है कि किसको फ़ौरन सांस की ज़रूरत है, किसको ब्लड निकल रहा है तो ब्लड रोक लिया जाए, या किसको अगर पेन है तो उसको थोड़ी देर बिठा सकते हैं हम। इसको हम कहते हैं टू सेलेक्ट या टू सॉर्ट आउट, और दिस इज़ नोन एज ट्राइएज। ये देखा आपने, ट्राइएज। Sorting the patients according to priority. Priority depends on experience, resources and severity of injury. तीनों चीज़ हमें डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ हैं। रिसोर्सेज देखे हमने, एक्सपीरियंस सब देखा क्लिनिशियन का, एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी देखी। नाउ द पीटीसी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है, इसका सेकेंड पार्ट जो है, उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जैसे ही आपने पेशेंट को निकाल लिया, अब आपने अपने हाथ में ले लिया एक पेशेंट, तो उसका जल्दी से आप एक प्राइमरी सर्वे करेंगे। और उस प्राइमरी सर्वे के अंदर ऑब्वियसली जहाँ भी आप अब कभी ट्रामा टीम का हिस्सा होंगे या इमरजेंसी में बैठेंगे, तो एक आप ज़रूर जहन में रखेंगे, वो दैट वुड बी ABCDE। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा दैट वुड बी ABCD और ABC। दैट वुड लीड टू, उसके कंपोनेंट्स होंगे एक रैपिड एग्जामिनेशन, और उसमें जहन में रखेंगे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, एंड ट्रीट करते जाएंगे एज यू विल फाइंड द इंजरीज। यानी कि अगर किसी का गला जो है वो सांस नहीं ले रहा है या उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, तो आप देखते भी जाएंगे और साथ साथ उसको रिमूव भी करते जाएंगे। अगर ब्लड का क्लॉट फंसा हुआ है तो उसको निकालते भी देंगे, सक्शन भी करते जाएंगे, और साथ साथ उसकी सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबल भी रखेंगे। सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी सर्वे, जो थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। इनकी पेशेंट की एग्जामिनेशन आप करते भी जाएंगे, और साथ साथ थोड़ी देर बाद एक सेकेंडरी डिटेल सर्वे करेंगे, जिसमें थोड़ी सी पेशेंट स्टेबल हो चुका होगा और आप हिस्ट्री भी लेंगे, डिटेल हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, तमाम इंजरीज़ को देखेंगे, और थोड़ी इन्वेस्टिगेशंस भी आप भेज देंगे साथ साथ। और ये आप अकेले नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ टीम विद यू। तो ये पूरी एक ट्रामा टीम होगी जो सारा काम करेगी अंडर योर गाइडेंस और सुपरविजन, और यू विल बी डूइंग इट अंडर समवन सुपरविजन। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब था? स्टेबलाइजेशन का मतलब था कि भाई रीअसेसमेंट करें, आप ऑप्टिमाइजेशन करें, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन जो हो रही है नेसेसरी वो करें, और कम्युनिकेट करें ऑफ कोर्स। जो उसके साथ हैं लोग, उसके जो मरीज़ के लवाकिन हैं, उसके साथ जो बैठेंगे एहतियाती मारदार हैं, उसको आप बताएं क्या साथ साथ क्या क्या कर रहे हैं आप, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये सब चीज़ आपको बतानी ज़रूरी होगी। वैन स्टेबल, जब आपका मरीज़ स्टेबल होगा, आप उसको डेफिनेटिव केयर में उसी हॉस्पिटल के किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज देंगे। नाउ दिस PTC सिस्टम, प्राइमरी ट्रामा केयर सिस्टम, उसको समराइज़ करते हैं हम, तो ये एक सिस्टमिक अप्रोच देता है। मैंने पहले ही बताया कि एक आप हैपेसेट अप्रोच नहीं लेंगे, रैपिड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट करेगा, एंड इट विज एडेप्टेबिलिटी टू ऑल हेल्थ केयर इन्वायरमेंट्स। तमाम हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में ये आपको एडेप्टेबल बनाएगा, और साथ में आपको एक पूरी गाइडेंस देगा इन अ सिस्टमेटिक अप्रोच। क्लियर? होपफुली सो। Now coming to the second part of our lecture, which is the primary survey, and that is very important. At the end of this, you will understand the elements of the primary survey and know when to perform the primary survey. Primary survey means that आपने देखा, इसको पहले तो देखा आपने primarily, and then survey means कि पूरा उसने आपने उसको assessment किया, देखा, and साथ साथ treatment दी। Systematic examination to detect life threatening injuries. It should be rapid, 5 मिनट में कर लें,
2 मिनट में कर लें, एंड एक ऐसा ना हो कि उस पर पूरी देर लगे ही रहें और मरीज मर जाए. नो, इट शुड बी क्विक. ट्रीट एज यू फाइंड. जैसे नज़र आया आपको, आप इसको ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें. जैसे ही आपको एब्नॉर्मेलिटी नज़र आए, ट्रीटमेंट करें. रिपीट इफ अनस्टेबल. अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम है, रिपीट करें. ये ना हो कि आप एक ट्रीटमेंट लगे हुए और सोच में पड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है. नो, इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ क्लू, अगेन गो फ्रॉम ABC again, go to ABC again. Again primary survey components ABC and repeat if unstable. And during this process, अब आपको ये नहीं करना कि आप जाके मरीज़ के साथ खुद भी बीमार पड़ जाएं. During this process you take universal precautions. यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होंगे? आप ग्लव्स पहनेंगे, मास्क लगाएंगे, वाइजर्स लगाएंगे, प्रोटेक्टिव एप्रन पहनेंगे, और अपने आप को खुद भी तमाम कंटेजियस बीमारी से बचाएंगे. प्राइमरी सर्वे is comprises of A, B, C, D, E, which is the very important thing are the first 3 components, which means airway with cervical spine control. सांस की नाली का कंट्रोल आपको लेना है, और along with गर्दन की हड्डी का, सर्वाइकल स्पाइन का कंट्रोल. क्यों? कि इस कंट्रोल से आपको पता चलेगा कि आपका सर्वाइकल स्पाइन जो है वो कहीं अनस्टेबल ना हो और कहीं स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांजैक्ट ना कर दे या तोड़ ना दे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एयरवे तो मेंटेन करेंगे, लेकिन साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, विच इज़ पॉसिबल व्हेन यू गेट अ सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल. सेकेंडली, इट इज़ द ब्रीदिंग. जब एयरवे होगा, जब रास्ता खाली होगा सांस का, तो फिर ब्रीदिंग को आप ज़रूर हाथ में रखेंगे, so that the apparatus of breathing, which are the lungs, they should move on. And then the third thing is the circulation. थर्ड, इसके जब सांस चलेगा तो साथ साथ सर्कुलेशन चलेगी, हार्ट शुड कीप ऑन पंपिंग, और ये 3 चीज़ जब होगी तो पेशेंट ज़िंदा रहेगा. तो फिर आप देखेंगे कि हाँ भाई डिसेबिलिटी कोई है, और अगर डिसेबिलिटी कोई है तो उसको देखने के लिए आपको गुड एक्सपोजर करना पड़ेगा, और एक्सपोजर के लिए उसके तमाम कपड़े वपड़े रिमूव करेंगे, and then you will examine the patient properly with a good protocol. Let's do it one by one. Number 1, A for airway and cervical spine. सबसे आसान तरीका, पेशेंट से पूछ लें या देख लें कि पेशेंट बात कर सकता है या नहीं. एयरवे असेसमेंट. कैन द पेशेंट टॉक? देखे, नाम पूछे उससे जाके, हाँ भाई कैसे हैं आप, आपने पूछा उससे, और क्या नाम है आपका. अगर टॉक कर सकता है तो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बात कर जवाब दे रहा है, इस मीन कि एयरवे सही है. लुक, फील एंड लिसन. ये हमेशा ख्याल रखिए कि ये 3 चीज़ का आप पेशेंट से पूछेंगे और उससे ख्याल करेंगे. लुक, फील एंड लिसन. कलर एंड कॉन्शियस स्टेट. देखेंगे पेशेंट कहीं बिल्कुल पीला तो नहीं पड़ गया, या बहुत ज़्यादा पेशेंट कहीं ब्लूइश हो गया है कि नहीं, या पेशेंट सांस लेने के लिए एसेसरी मसल यूज़ कर रहा है. कौन से एसेसरी मसल्स हैं आपके? स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड और दूसरे साथ के मसल, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड बीइंग द चीफ मसल. एंड साउंड्स देखेंगे, कहीं मुंह से गुड़ 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 साउंड्स या कोई और किस्म की कोई साउंड्स, कोई खड़खड़ाहट की साउंड्स तो नज़र नहीं आ, और कोई सुनाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से आपको पता चले कि कहीं पेशेंट को एयरवे में तकलीफ हो रही है या नहीं. देयर रेस्पिरेशन शुड बी स्मूथ. सामने आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट सही तरह से सांस ले रहा है. इसमें आपके जहन में जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो एयरवे की. दूसरा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ विद चेस्ट इंजरीज. आपको हमेशा देखना है कि सीने में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी ना हो सांस लेने में, और हर वक्त आपको इसके साथ जहन में रखना है कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी ना कोई मुझसे हो जाए, ना कोई सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो, और अगर है तो आपको उससे पहले ही स्टेप लेना है और उसको स्टेबल कर. इमीडिएट मैनेजमेंट दैट यू विल बी डूइंग, क्योंकि ये साथ साथ असेसमेंट भी होगा और साथ साथ मैनेजमेंट भी होगा. द इमीडिएट मैनेजमेंट दैट यू विल बी डूइंग विल बी, you clear the mouth, the basic airway.
आप उसमें डालेंगे। एडवांस्ड एयरवे बहुत से आजकल आ गए हैं, वो भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन यू गेट द सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। और सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन आप जिस तरह आपको बताया जाएगा डिफरेंट आगे के तरीक़ों में, कि उसकी तरह कॉलर पहना के या लॉग उसमें बार्स रख के इस तरह आप उसको सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन दें। दिस कंप्लीट द एयरवे। आपने उसको क्लीन किया, कॉलर पहनाया या साइड पे बार्स रखे और सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कर दिया, तो आपने इस पेशेंट की एयरवे सिक्योर कर ली। अब सांस की जो जगह अगर क्लियर हो गई है, तो सेकेंड प्रोसेस आप फौरन जो प्रोसीड करेंगे दैट वुड बी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले आप चेस्ट मूवमेंट देखें। इज द पेशेंट ब्रीदिंग नॉर्मल? आर देयर एनी चेस्ट इंजरीज? एंड अगेन there will be 3 questions that you will answer. Either you will look, you will feel and you will also listen. देखेंगे आप सामने से चेस्ट को, फील करेंगे हाथ लगा के, कोई क्रैपाइटिस महसूस हो रहा है, कोई आपको अजीब सी साउंड या हड्डी या कोई दर्द या इस तरह महसूस हो रहा है. एंड द अदर थिंग वुड बी that you will listen with the help of your either stethoscope or you will directly listen to some sounds. Usually you will use your stethoscope. Now the assessment of the breathing comprises of number 1 respiratory rate. बहुत ज़्यादा सांस की रफ्तार तेज़ तो नहीं है, ये देखते हुए आप उसको असेसमेंट करेंगे. सेकेंड थिंग, यू विल चेक फॉर ट्रेकियल डेविएशन. 2 उंगलियां जो है आप सुप्रास्टर्नल नॉच में डालेंगे और एक मिडिल फिंगर से आप दोनों तरफ उसमें चेक करेंगे ट्रेकियल डेविएशन को. सीधे हाथ पे है या उल्टे हाथ पे, कहाँ की तरफ ट्रेकिया जो है वो गया हुआ है या सेंट्रल लोकेशन है. अगेन एसेसरी मसल यूज़, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड को देखेंगे एसेसरी मसल यूज़ के लिए. एंड देन परकस एंड ऑस्कल्टेट करके देखेंगे कि कैसी आपको नोट मिल रही है, डल है या रेजोनेंट या हाइपर रेजोनेंट नोट मिल रही है. You will use your clinical skills to assess the breathing pattern and the breathing of this patient. These are the few life-threatening injuries that you will always keep in mind. Number 1, either the airway injury, ट्रेकिया किसी का ट्रांजैक्ट हो गया या ब्रोंकस ट्रांजैक्ट हो गया, तो वो जहन में रखेंगे. टेंशन न्यूमोथोरैक्स, रिजल्टिंग टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. Open pneumothorax and massive hemothorax. Pneumothorax means air in the pleural cavity. Open pneumothorax and hemothorax means blood in the pleural cavity. Now मैनेजमेंट करेंगे साथ साथ ही, क्योंकि यहाँ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा. इसलिए कि आपने अगर सोचने में लग गए कि भाई इसको क्या करें हम, तो उसमें पेशेंट साइनोज होके जल्द से जल्द डीसेचुरेट हो जाएगा. एंड देन अल्टीमेटली द पेशेंट वुड गो इनटू शॉक एंड कोमा. गिव ऑक्सीजन. ट्रामा का उसूल ही यही है कि जब भी पेशेंट ट्रामा में आए तो गिव 10 लीटर्स पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन. इफ़ यू फील लाइक असिस्ट द वेंटिलेशन. आपके पास वेंटिलेटर्स के बहुत से टाइप हैं, then आप assisted ventilation दे सकते हैं, which is another subject. Then if you ever think that the patient is having a pneumothorax by having a hyper resonant note on percussion, and अगर उसके बहुत ज़्यादा distended veins हैं and sinus face हो रहा है, immediately put in a needle in the second intercostal space in the mid axillary line, and a gush of air will come out and you can decompress the pneumothorax, and that would be really greatly life saving. And if you feel that there is a hemothorax or you diagnose it as a hemothorax, drain it by tube thoracostomy. That will all be very much life saving, and you should be having a good expertise in it while you are working in emergency department. अब जब सांस आ गया, तो मैंने पहले ही शुरू में कहा एयरवे आपकी सही हो गई, सांस आपका आ गया, ब्रीदिंग आपका एपरेटस काम कर रहा है, तो जो उनका दोनों बहनों का भाई है हार्ट, वो अच्छी तरह काम करता रहेगा. एंड दैट वुड बी द सर्कुलेशन. द सर्कुलेशन विल डेफिनेटली improve, and the circulation you will definitely help this
organ, the heart. Then coming to the third one, the third parameter of primary survey, which will be the circulation. अब ये बहुत साथ चीज़ें होंगी सब, इसलिए आपको इन सब में अपने आप को तैयार रखना है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ हों. अब सर्कुलेशन से जहाँ सर्कुलेशन की बात आती है वहाँ आपको जहन में क्या आता है? यू जस्ट फील ऑफ इज़ द पेशेंट इन शॉक, is there any bleeding, and again you do the same thing, that is you do the look. सर्कुलेशन असेसमेंट कैसे करेंगे? देखेंगे आप कि एक्सटर्नल कोई ब्लीडिंग है, खून निकल रहा है कहीं से. अगर कहीं भी खून निकल रहा हो, इफ यू फील दैट द टैप इज़ ऑन, नल का खुला हुआ है, तो फ़ौरन से उसके ऊपर आप प्रेशर देंगे और खून को बंद करेंगे. और अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, दैट वुड बी फार मोर डेंजरस, लाइक एब्डोमेन में हो रही है, पेल्विक्स में हो रही है, या थोरेसिक कैविटी में हो रही है, तो देन इट विल बी मोर डेंजरस, एंड यू विल सी then the patient would be either in shock, and you will find fast pulse, poor capillary return, and low blood pressure, and that would be a sign of hemorrhagic shock or hypovolemic shock. In this circulation, you should be beware of life-threatening hemorrhage may be hidden. जिस तरह मैंने पिछले बताया, chest, abdomen, pelvis, long bone, and इट कुड बी एक्सटर्नल बिफोर अराइवल. ये हो सकता है कि रास्ते में इतना ब्लीड कर गया हो कि आप सोच रहे हैं अंदर ब्लीड कर रहा है, इससे पहले बहुत ब्लीड करके आपके पास आया हो, एंड दैट मे बी फ्रॉम द एक्सटर्नल बोन और द लॉन्ग बोन्स. इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे आप प्राइमरी सर्वे में? प्राइमरी सर्वे में जब आप इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यू विल जस्ट स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर कोई आपको एक्सटर्नल सोर्स मिल रहा है तो यू विल जस्ट डू द प्रेशर, and we will insert 2 large bore intravenous cannula 14 gauge के. ब्लड देंगे फ़ौरन से क्रॉस मैचिंग के लिए, एंड बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन देंगे. आजकल पहले ज़माने में हमारे वक्त में कहते थे 2 लीटर रेंगर्स लैक्टेड फ्लूइड दें, आजकल कहते हैं ओनली 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन. इतना जल्दी हो ब्लड लेके आइए, एंड देन मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट. यूरिनरी आउटपुट देखें आप पेशेंट का, आइदर द पेशेंट हैज़ गॉट अ गुड यूरिनरी आउटपुट और नॉट. द फोर्थ थिंग इज़ द डिसेबिलिटी. द डी इज़ फॉर डिसेबिलिटी. ये देखें न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें आएगा, एंड आप देखें इसके अंदर कि इसमें बड़ा आसान सा है ABP व्यू. इज़ द पेशेंट अवेक? सबसे पहला आपने न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी में देखना है कि इज़ द पेशेंट अवेक, पेशेंट जाग रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह सुभान अल्लाह. एंड इफ़ द पेशेंट रिस्पॉन्डिंग टू आइदर वॉइस or pain. Awake, voice, AV, P for pain, and the fourth one is unresponsive. Is the patient unresponsive? सबसे बड़ी डिसेबिलिटी यही है कि if the patient is unresponsive, यानी कि सारे न्यूरॉन्स दबा हो गए, ब्रेन डैमेज हो गया. अदरवाइज द पेशेंट अदर विल बी अवेक और रिस्पॉन्डिंग टू लामाला पेन या वॉइस. ये सब आपका क्विक प्राइमरी सर्वे है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन है. सेकेंडरी सर्वे के ये 2 पार्ट हैं, जिसमें डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर है, लेकिन ये एक छोटा सा क्विक रिव्यू है रिगार्डिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे का छोटा सा पार्ट एक्सपोजर. अब क्यों हो सकता है कि आपने सामने से पेशेंट तो एग्जामिन कर लिया, लेकिन पीछे से बैक साइड ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो आपको पता ही नहीं कि अब क्या हो रहा है. सो यू मस्ट हैव सीन दैट यू और लर्नड दैट पेशेंट को लॉग रोल किया जाता है. आर देयर एनी हिडन इंजरीज अंडर द क्लोथिंग? एक लॉग रोल करके पीछे से पेशेंट को दिखाया जाता है कि आर देयर एनी हिडन इंजरीज अंडर द क्लोथिंग, एंड यू देन कीप द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, एंड देन you check the patient's back and see whether there are any hidden injuries on behind. These are certain adjuncts to the primary survey in which you monitor the patient, you take some investigations like x-rays of the chest, x-rays of the pelvis, and x-ray of the cervical spine. You do certain procedures like you give pain relief and
you give preferably intravenous pain relief, because sometimes the patient is in shock and does not absorb good quantity of analgesic from the muscles. Most important part of a trauma team or duty of a trauma team is again the reassessment of primary survey or the ABCDE component. If the patient is or becomes unstable, it is not necessarily that once you give the treatment the patient will become stable in one go. ये आपने ठीक किया दूसरे पेशेंट पे चले गए, ये पेशेंट सही हो गया. नो, trauma is a very labile thing. It will not be same all the time. So कभी ऐसे सही हो गई, कभी दूसरी मर्तबा सही हो गई, ऐसा नहीं होता. तो आपको क्या करना होगा कि कॉन्स्टेंटली इसको बार बार देखना होगा, तो रीअसेसमेंट करते रहना चाहिए. So this finishes the primary survey over here. Any questions so far you can just ask whenever we will meet again in the class. Summary: it is a systematic examination. It should be rapid and treat as you find. ये नहीं कि मैम 2 घंटे बाद ट्रीटमेंट करेंगे. नो, पेशेंट मर जाएगा जब तक. जैसे ही आपको पता चला कि वहाँ खून निकल गया है, फ़ौरन कैनुला डालें, अब खून दें, इसको फ्लूइड नॉर्मल सेलाइन दें. जैसे ही आपको पता चला कि गर्दन ठीक नहीं है इसकी, इसको कॉलर पहना दें. जैसे ही आपको पता चला कि भाई इसकी रेस्पिरेशन सही नहीं है, आप एक वाइट बोर कैनुला डालें एंड रिपीट करें. इफ़ अनस्टेबल आपको पता चला कि भाई मैंने प्राइमरी सर्वे तो कर लिया, मरीज़ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वापस से ऊपर से नीचे तक देखें इसको, वापस से इसको एग्जामिन करें. The second part of our lecture is a traumatic brain injury. हालांकि ये एक सेपरेट लेक्चर होना चाहिए, बट सिंस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट थी तो इसको हमने साथ में रखा हुआ है. एंड this is a second part of the lecture in which we will just do superficially this traumatic brain injury. अब बहुत ज़्यादा आपने जिस तरह सुना है कि डे बाय डे के भाई सर की चोट लगी और उसको फलाने को ये इंजरी हो गई और मर गया और इस तरह हुआ, तो लेट्स डू दिस नाउ. Traumatic brain injury is one of the major causes of death. Affects 2% of the population per year. आप ये स्टैटिस्टिक्स है, बुक में सब जगह लिखी हुई हैं, और ये सब वेस्टर्न स्टैटिस्टिक्स है. मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं ये. 10 to 15% हेड इंजरी एडमिशन्स पर ईयर. हमारे यहाँ फिर भी ज़्यादा होंगे. लेट्स सी, बट वी हैव टू फॉलो द बुक. कॉजेस ये सब जगह सेम ही होते हैं. हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन कराची. फॉल फ्रॉम हाइट ये भी बहुत ज़्यादा है. असॉल्ट ये भी बहुत ज़्यादा है. फायर इंजरी ये भी बहुत ज़्यादा है. स्पोर्ट्स कम होंगे कुछ. सो ये दीज आर द नॉर्मल कॉजेज ऑफ द ब्रेन इंजरी. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड डेफिनेटली इट इज़. बायोमैकेनिक्स, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कितना ज़ोर से लगा सर पे, बिकॉज क्रेनियम जो है वो पूरा एक क्लोज कैविटी है. मूवमेंट ऑफ द हेड कैसी हुई, एंड इसमें एक दूसरा मैकेनिज्म जो है वो दैट इज़ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन. ज़ोर से आपका सर हिला और फिर एकदम से रुक गया, तो बहुत देर तक अंदर ब्रेन जो है वो आगे पीछे लग के या ज़ोर से हिला और लगा. मेनिंजेस खींचे, वेनस साइनोसॉइड्स टूटे, और साइनोसॉइड्स टूटने की वजह से अंदर ब्लीडिंग हुई. तो ये सारी चीज़ें इस मैकेनिज्म में आती हैं, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन इंजरी. क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी मैकेनिज्म आइदर क्लोज्ड और पेनिट्रेटिंग. बाहर से किसी ने एक डंडा मारा तो क्लोज इंजरी हो गई. गोली मारी, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई. सीवियरिटी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो गई. माइल्ड हुई तो आपके जो है वो सिर्फ थोड़ी सी सर में आपके एक सर दिन में तारे नज़र आ गए. मॉडरेट हुई तो बेहोश हो गए. सीवियर हुई तो बिल्कुल ही गए. तो ये इस तरह की ग्लासगो कुमाई स्केल के हिसाब से आगे बता रहे हैं आपको. मॉर्फोलॉजी, स्कल फ्रैक्चर्स हैं बहुत तरह के, जिसमें वॉल्ट के एंड बेस ऑफ द स्कल के फ्रैक्चर्स हैं. इंट्राक्रेनियल लीजन्स हैं डिफरेंट, एंड उसकी क्लासिफिकेशन है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिस तरह हर तरह की क्लासिफिकेशन होती है. Classification of the primary brain injury would be deformation at the moment of injury, and secondary to the primary brain damage, ischemia, hypoxia, cerebral swelling, etc. Now look at this. पहले बताया था जिसके अंदर it is a blunt closed head injury. सर लगी है चोट,
कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आँख जो है वो एक काली ब्लैक आई हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसकी जो इंजरी है दैट इज़ रिलेटेड टू द एंटीरियर क्रेनियल फोसा और या तो बेस ऑफ द स्कल, और पूरी ब्लीडिंग जो है वो आके इन द लोअर पार्ट, इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द आई और मेनिंजेस के पास यहाँ जमा हो गई है, एंड दैट वुड बी ग्रेव इंजरी इनसाइड द स्कल। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। नंबर 2, ये देखें, पूरे का पूरा सरिया घुसा हुआ है, पेनिट्रेटिंग इंजरी इनटू द हेड। the patient must have died, or must, if not, must have had a grave consequence। पूरी की पूरी सलाख जो है वो अंदर गई हुई है। इस तरह पहले बताया था क्लासिफिकेशन में, इट कुड बी either closed injury or it could be penetrating injury। Look at this fracture line, skull fractures. This will be causing different sort of injury to the brain। Linear fracture है। Now look at this, there are 3 different fractures given in one diagram or figure: a compound fracture, a hairline fracture, and a depression fracture। Depression fracture is also known as a ping pong fracture। एक पिंग पोंग बॉल तो आपने देखी होगी, उसको दबाते भी होंगे और दबा के बाद जैसे दब जाती है, वैसे डिप्रेशन फ्रैक्चर है। All have different impacts on the brain। ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल आपने शायद स्किल्स लैब में सीखा भी है। And Glasgow Coma scale is a score of brain awareness, and it is a very, very, very important score to show that how does the brain work and react to the different sort of brain insult or trauma, and it is to assess the brain injury and all। It has to be practiced again and again। एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा सकता है, नहीं सिखाया जा सकता, इसके ऊपर खुद एक पूरा लेक्चर चाहिए। Just read this again and again from the book or from the slide, and you will get to know कि 4 जो है वो ओपन करता है, आईज ओपनिंग के 4 होते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स के 5 और मोटर के 6 होते हैं, टोटल 15 होता है। 15/15 इज़ नॉर्मल, 3 इज़ डेथ, एंड देन इन बिटवीन के डिफरेंट स्कोर्स हो। ये देखिए, माइल्ड हेड इंजरी होगा तो 13 to 14 कहेंगे इसको स्कोर जब आता है हमारे पास। मॉडरेट इज़ 9 to 12 एंड सीवियर इज़ 3 to 8। इसकी भी असेसमेंट ऑफ द पेशेंट हम करते हैं इन द ऑफ द इंजरी बाय हिस्ट्री। इसमें मैकेनिज्म देखते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, प्राइमरी ट्रामा असेसमेंट करते हैं, सिम्टम्स ऑफ रेज्ड आईसीपी करते हैं, फिट्स एंड ईएनटी ब्लीडिंग देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ द रेज्ड आईसीपी वुड बी patient may be feeling nausea, vomiting, and the pulse will go down and the blood pressure will go. Assessment of a head injury would be the same. Examination, airway, breathing, circulation। याद रखिए ये बार बार आएगा और बार बार आपको इसी तरह चलना है ABC के ऊपर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। GCS हमेशा मॉनिटर करेंगे, लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुंड करेंगे, प्यूपिल साइज एंड रिस्पॉन्स हमेशा देखेंगे। आइज़ आर द विंडोज ऑफ द ब्रेन, ये कहा जाता है मेडिकल में, तो हमेशा प्यूपिल साइज ज़रूर देखेंगे आप। साइंस ऑफ स्कल एंड ब्रेस फ्रैक्चर देखेंगे, जिस तरह आपने राज देखा कि पूरी जो है वो आँख काली हो चुकी थी। एंड ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जितना पेशेंट कोऑपरेट करे या जितना पेशेंट बर्दाश्त करे। मैनेजमेंट क्या करेंगे? प्राइमरी ब्रेन इंजरी की प्रिवेंशन पहले तो हो, पेशेंट को आप मास लेवल पे बताते हैं, हेलमेट पहनाते हैं, एंड देन ट्रीटमेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस लीडिंग टू सेकेंडरी ब्रेन इंजरी का। ये सारा आप इसका पूरा मैनेज करते हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ द रेज्ड आईसीपी, जब भी ब्रेन के अंदर इंजरी होती है तो ब्रेन सूज जाता है, जिस तरह तमाम बॉडी के टिश्यूज़ सूज जाते हैं या स्वेलन अप हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। यहाँ ब्रेन को क्या करेंगे? तो आप हेड को 30 डिग्री एलिवेट करेंगे, मैनिटोल देंगे इंट्रावेनस, हाइपर वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को, एंड उसका मैकेनिज्म आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। एंड देन सीडेशन देते हैं, CSF की ड्रेनेज करते हैं बहुत सी जगह पे, एंड देन सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। देन देयर आर सर्टेन हेमाटोमास होते हैं ब्रेन के, उसके अलग अलग उसकी डीलिंग करते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमास, सबड्यूरल हेमाटोमास एंड ब्रेन कंट्यूजन्स विच आर कॉजिंग मास इफेक्ट शुड बी डेल्ट सर्जिकली। अब उसकी सिर्फ डायग्राम दिखाते हैं आपको एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमास की एंड सबड्यूरल हेमाटोमास की, किस तरह जो है वो सारे हेमाटोमास नज़र आते हैं। ये देखिए,
ये एक एक्सरे है, sorry, CT scan, and then it shows lentiform sort of hematoma on the left side, on the right side. This is the right side, ठीक है ना. ये थोड़ी ओरिएंटेशन इसमें डिफरेंट हो रही है, और ये देख रहे हैं कि पूरा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा है. अंदर पूरा उसने उसको दबा लिया है ब्रेन को फ्रॉम द राइट साइड. ये देखिए, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा ऑन द लेफ्ट साइड एंड पूरा उसने उसको दबा लिया. द फिगर डी. फिर बाद में उसको उन्होंने क्रेनिएक्टमी करके निकाल दिया है, एंड देन उसके बाद उसकी थोड़ी सी एट्रोफी ऑफ द ब्रेन हो गई. दिस इज सब ड्यूरल हेमेटोमा. ये पूरा सब ड्यूरल हेमेटोमा है, जो कि पूरा एक फैला हुआ है, पूरे के पूरे एक लाइन की तरह, एक पूरी क्रेनियल कैविटी की तरफ से. ये छोड़ दें. ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर, दिस इज आई थिंक बियॉन्ड योर. डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ये पिंग पोंग फ्रैक्चर भी कहते हैं इसको. टाइप्स इज सिंपल एंड कंपाउंड. CT स्कैन इज द डायग्नोसिस एंड सिंपल एंड सर्जरी इज रिक्वायर्ड. जिस अंडरलाइंग हेमेटोमा जो होता है वो उसको निकालना पड़ता है, एंड अगर एंड कंपाउंड होता है तो न्यूरोसर्जिकल इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है. ये दिस इज द वन, पिंग पोंग फ्रैक्चर. पूरा आपने देखा कि किस तरह से दबा हुआ है ये. This is important. This will be asked in exam. Base of the skull fractures, which are signs are raccoon eyes, battle sign. Battle sign क्या होती है? एक कान के पीछे जो है बहुत ज़्यादा एक ब्लैक कलर सी एक वो बन जाती है, डिस्कलरेशन. एंड CSF रायनोडिया होता है. नाक से CSF निकलता है, कान से CSF निकलता है, या फिर नाक और कान से ब्लीडिंग होती है. ये देखिए, रैकून आइज, बैटल साइन. ये ज़रूर इस हेमेटोमास में पढ़ने की ज़रूरत है, और ये क्लिनिक में आपके पास या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये केसेस आएंगे हमेशा. इसको यू शुड नॉट बी मिसिंग दैट. बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर. डायग्नोसिस करेंगे इसकी क्लिनिकल असेसमेंट से एंड CT स्कैन से, एंड ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द CSF लीक. समटाइम्स देयर इज नो सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, एंड समटाइम्स इफ देयर इज CSF लीक देन देयर मे बी आइदर सर्जिकल रिक्वायरमेंट विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कंजर्वेटिव, खुद बंद हो जाता है इसमें से. लेकिन अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा CSF लीक हो तो वी माइट हैव टू गो इन एंड पुट सम शंट. प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हेड इंजरीज बहुत ही सिंपल हैं. हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट बांधिए, नेवर ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. शराब पी के गाड़ी मत चलाइए. फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड पब्लिक अवेयरनेस. ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का काम है जो हमें करना पड़ता है. एंड देन सेकेंडरी ब्रेन इंजरी अगर किसी को होती है तो उसको आप हाइपोक्सिया को अवॉइड करते हैं, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट सर्वाइव 1 to 2 minutes ऑफ हाइपोक्सिया. जो जितना जल्दी हो सके आपको हाइपोक्सिया को अवॉइड करना होगा, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर को अवॉइड करना होगा. किसी भी हेड इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या बनेंगे? कॉम्प्लिकेशन वुड बी मेनिंजाइटिस, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, हाइड्रोकेफेलस, CSF लीक, ये रटा लगाना है आपको सारे, एपिलेप्सी, एंड chronic, I think is CCF. I'm just forgetting it. क्या है ये? And persistent vegetative state means कि just the patient is in vegetative state and doing nothing, just near death होता है ये. And chronic subdural hematoma. Thank you very much for your patient listening. Any questions will be welcome after we will meet again in the class. And that's all for today.